दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर का दूसरा सेट। दोस्तों हम लोग पहला सेट YouTube पर अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। और इसमें भी हम लोग टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, तो सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और जो प्रश्न याद नहीं है उसको कॉपी में नोट करके बाद में रिवीजन कर लीजिएगा। हो सकता है वो वही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाए तो आपसे प्रश्न छूट सकता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो जो पौधे का जनन अंग होता है वो पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्प में। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। दोस्तों देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो हरे पौधे में होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन है वो किस रूप में बाहर निकलता है? तो इसका सही आंसर होगा जल से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जठर ग्रंथियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। अमाशय मतलब होता है पेट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। दोस्तों ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव में, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है तो एक कॉपी में क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए ताकि बाद में आपको रिवीजन में काम आए और रिवीजन करते समय सभी क्वेश्चन याद हो जाए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन है वो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप कौन सा जिला से देख रहे हैं उसको आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। देखिए इथाइल अल्कोहल है वो किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अवायवीय शोषण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए सातवां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। दोस्तों सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। चलिए उसके बाद आइए आठवां क्वेश्चन में। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि पौधे में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। देखिए पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाता है? तो वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पो उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है, ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो पेड़ पौधे लेता है भोजन बनाने के लिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि घेघा रोग पनपता है। दोस्तों घेघा रोग है जो हमारे गले को प्रभावित करता है वो किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि रक्त में, रक्त मतलब क्या होता है? खून, यानी कि ब्लड। तो खून में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? दोस्तों रक्त में
हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा आता है। देखिए कहता है कि रक्तचाप मापने के लिए उपकरण को प्रयोग करते हैं, यानी कि रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, यानी कि जो डॉक्टर होता है वो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी हाई है कि लो है, किससे पता करेंगे, तो हम लोग ब्लड प्रेशर माप करके पता करेंगे। और इसके लिए एक मशीन होता है जिसको कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। दोस्तों जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो हरे पौधे में होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पौधे में। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल, कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा आता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कॉकरोच, तो कॉकरोच होगा, और अगर तिलचट्टा रहेगा तो तिलचट्टा होगा, यानी कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। इसी को अंग्रेजी में कॉकरोच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉकरोच कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कहता है कि रक्त क्या है, यानी कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, तो ब्लड है जो एक संयोजी उत्तक है, यानी कि यह एक टिश्यू है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, उत्तक। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। दोस्तों मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है हाथी, गाय, कुत्ता और केचुआ। तो देखिए इसमें जो केचुआ है वो उभयलिंगी जंतु है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और परीक्षा में हमेशा आता है। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल, कहता है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। दोस्तों यूरिया है जो रक्त में कहां से प्रवेश करती है, तो हमारा आंसर होगा लीवर से, यानी कि यकृत से, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। दोस्तों जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, डीडीटी है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं, तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता हम लोग किसको कहेंगे, जो उत्पादक के बाद आता है, यानी कि उत्पादक में जैसे पेड़ पौधे हो गए, हरित शैवाल हो गया, और उसको जो खाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता रहेगा वो कैसा रहेगा, शाकाहारी रहेगा। कैसा रहेगा, शाकाहारी। जैसे देखिए बकरी हो गया, बकरी कैसा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है, गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है। उसके बाद जो इसको खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता रहेगा, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, आदमी हो गया, ये सब है वो द्वितीय उपभोक्ता है। और तृतीयक उपभोक्ता किसको कहेंगे, जो उसको भी खाएगा उसको हम लोग कहेंगे तृतीय उपभोक्ता। तो इसको आप लोग याद रखिए। और अगर उत्पादक कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो आपको हरे पौधे या फिर नील हरित शैवाल मारना है ऑप्शन में। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण कौन है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कुआं, बी दिया गया है नदी, सी है समुद्र और डी है तालाब। तो देखिए इसमें जो कुआं होता है वो अंडरग्राउंड वाटर होता है। क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, यानी कि भूमिगत जल होता है। कुआं से जितना पानी निकालिएगा वो
उसमें पानी आता ही रहेगा। और नदी ये सब देखिएगा तो पानी कहीं से बह करके आता है, तालाब में भी कुछ समय के लिए पानी जमा होता है। समुद्र तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर कहेगा तो या तो बोरवेल होगा या फिर कुआं होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। दोस्तों प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं डार्विनवाद, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं। दोस्तों अभी ये क्वेश्चन पर हम चर्चा किए हैं कि हरे पौधे क्या कहलाएंगे, तो हरे पौधे हैं वो उत्पादक कहलाएंगे, यानी कि प्रोड्यूसर कहलाएंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। दोस्तों अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? एलएच है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 24 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। दोस्तों लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा अग्नाशय में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए 25वां सवाल, देखिए कहता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है कि निस्लन कणिकाएं पाई जाती है। दोस्तों निस्लन कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 26 का सी हो जाएगा, न्यूरॉन में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.2 से 1.4 kg के बीच में होता है। और अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 1350 ग्राम औसत माना गया है कि 1350 ग्राम, यानी कि 1.3 kg होता है जो मानव मस्तिष्क का वजन होता है। उसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो हम लोग लेंस जो होता है उसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो काल्पनिक और सीधा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। तो देखिए साइड मिरर में हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, सॉरी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, उत्तल दर्पण। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो आभासी बनता है। देखिए सही है। सीधा बनता है, सीधा भी सही है। छोटा, तो देखिए छोटा भी बनता है। अवतल में, अवतल लेंस द्वारा, सॉरी दर्पण नहीं है, लेंस में, तो लेंस में जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे अवतल लेंस न दे करके अवतल दर्पण देता तो प्रतिबिंब है जो उसमें क्या बनता है? बड़ा बनता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। देखिए आकाश का रंग है वो नीला क्यों होता है? किस घटना के कारण आकाश का रंग है वो नीला होता है? तो इसका आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन हम पिछला मॉडल पेपर में भी एक्सप्लेन करके बताए थे कि देखिए जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो कैसे होता है। तो देखिए हमारा जो पृथ्वी है वो चारों तरफ से वायुमंडल से घिरा हुआ है,
और वायुमंडल में छोटे छोटे धूल कण रहते हैं, उड़ते रहते हैं, जो हमको नंगी आंखों से नहीं दिखता है। और इसमें जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होता है, कण पर से टकरा करके चारों तरफ से फैल जाती है और इस फैलाव में नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। इस कारण से आकाश है वो नीला प्रतीत होता है। तो परिघटना का नाम पूछेगा तो प्रकीर्णन हो जाएगा, और पूछेगा कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है तो नीला रंग। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 33वां क्वेश्चन कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और अगर कहेगा कि अधिकतम दूरी पूछेगा तो अधिकतम दूरी का हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पिछले साल या इसके पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो क्षमता कितना होगा, तो देखिए उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में, और 50 सेंटीमीटर है तो इसको 1 से यानी कि 100 सेंटीमीटर से भागा देंगे 50 में, तो कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 35 नंबर सवाल कहता है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। देखिए इसको रटना नहीं है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि एक साधारण प्रिज्म जो 3 तरफ से इस तरह से होता है, फिर नीचे, यानी कि इसमें टोटल 5 सतह होते हैं। देखिए 3D यहाँ पे इमेज बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर 3D इमेज बन पाता तो आपको बता सकते थे कि इसमें 5 सतह होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, यानी कि मानव की आंख में जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है उसको कम ज्यादा यानी कि परिवर्तन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो पश्चिमाभी पेशियों के द्वारा किया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन के दोनों नियम कौन कौन हैं, अगर आप जानते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से क्या होगा कि आपको वो बात है वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कमेंट कीजिए कि दोनों नियम है वो कौन कौन सा है, कम से कम एक नियम ही कमेंट कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए कोई फोटोग्राफी मान लीजिए कि ये कैमरा है, तो कैमरा में जो अभिदृश्यक होता है यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 39 नंबर सवाल कहता है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद वह किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो हमारा आंसर होगा वक्रता केंद्र से। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक रंग हो। कोई किरण है जिसमें सिर्फ एक रंग हो, यानी कि प्रकाश में तो श्वेत प्रकाश में तो 7 रंग होता है, लेकिन जब एक रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो उसका क्या नहीं होगा, तो देखिए परिवर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, और उसका विचलन भी होगा, यानी कि डेविएशन भी होगा, और अपवर्तन रिफ्रैक्शन भी होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण किसका होता है, श्वेत प्रकाश का होता है। श्वेत प्रकाश का ही वर्ण विक्षेपण होता है, यानी कि जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब एक ही रंग का कोई किरण रहेगा तो उसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पवन विद्युत जनित्र मतलब कि जो वाइंड टरबाइन होता है, विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, कहता है कि कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो उसका जो कुंडली होता है यानी कि चोक होता है उसको कौन घुमाता है, तो जो गतिमान हवा होता है वो घुमाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 42 नंबर सवाल
देखिए कहता है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होगी। देखिए कांच की अवतल लेंस में वायु की शक्ति आप लोग जानते हैं, अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। वायु में रहे चाहे जहां भी रहे ऋणात्मक ही रहेगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है। दोस्तों विद्युत का सुचालक का बात जैसे ही आए और आपको 4 ऑप्शन दिया जाए तो उसमें जान लीजिए कि ग्रेफाइट जो है मतलब कि धातु न दे और अधातु दे, तो अधातु जब देगा तो उसमें ग्रेफाइट का नंबर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है, सॉरी ऑप्शन बी सही है। और ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे कि जो पेंसिल का नीब होता है, पेंसिल का जो नीब होता है वो किसका होता है, ग्रेफाइट का ही होता है। चलिए कहता है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या कितना है, 1 मीटर है और उसका पूछा गया है क्या चीज, फोकस दूरी। तो देखिए जब 1 मीटर है तो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि f बराबर क्या होता है, r/2। तो 1 मीटर है यानी कि इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बटा 2 यानी कि 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 45 नंबर सवाल, ये भी समझने वाला सवाल है। कहता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, यानी कि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा कि जो प्रकाश है वो अभिलंब से दूर हटेगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ही क्या चीज़ है, हवा है, ऊपर हवा है और नीचे क्या है, कांच है, नीचे कांच है। तो जब किरण इस तरफ से आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कि जाना था इसको इस तरह से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, यानी कि इस तरह से आ जाएगा। और लेकिन अगर कांच से निकलेगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विरल माध्यम में जाती है, तो विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जाता है, जनरेटर से, यानी कि जनित्र से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 47 नंबर सवाल, कहता है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अभी बताए थे कुछ समय पहले कि पारंपरिक स्रोत किसको कहेंगे, जो परंपरा से चला आ रहा है, यानी कि बहुत पहले से, जिसका खोज है वो बहुत पहले हो चुका है, जैसे कि कोयला। तो कोयला है वो कैसा है, पारंपरिक स्रोत है। और नवीकरणीय और अनवीकरणीय पूछेगा तो कोयला है जो अनवीकरणीय है, यानी कि इसको फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और पवन ऊर्जा है वो नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, बायोगैस है, बायोगैस भी अनवीकरणीय है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पारंपरिक, तो पारंपरिक में हो जाएगा कोयला और गैर पारंपरिक में तीनों आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, विचलन, विक्षेपण, परावर्तन और इनमें से सभी। तो देखिए समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण आएगा, तो श्वेत किरण आएगा तो विक्षेपण भी होगा, विचलन भी होगा, परावर्तन भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आता है वो कहता है कि 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। और अगर फ्रीक्वेंसी कहेगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 हर्ट्ज, क्या होगा 50 हर्ट्ज। और वोल्ट में कहेगा तो 220 वोल्ट। और ये होता है एसी करंट, क्या होता है एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। तो देखिए अल्टरनेटिव करंट को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। उसके बाद देखिए कहता है कि जस्ता की परमाणु संख्या है। दोस्तों जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है, तो जस्ता का होता है 30, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कम से कम 30 तक का परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपसे ना छूटे।
चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। तो देखिए धोबिया सोडा में होता है 10H2O, तो पहले इसको कंफर्म कर लीजिए, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। तो देखिए इसमें जो NaOH है वो काफी ज्यादा प्रबल होता है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सब जो अयस्क है वो किसका है, तो लोहे का अयस्क है। चलिए उसके बाद देखिए 54 नंबर सवाल, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग VVI कर लीजिएगा ताकि आपको यहां से लेकर के कंपटीशन एग्जाम तक ये क्वेश्चन आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। कहता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। तो देखिए सल्फाइड अयस्क जितना भी होगा, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सल्फाइड अयस्क जो होगा उसका जो सांद्रण यानी कि इसमें से जो अलग करने, धातु को अलग करने का जो विधि होता है उसी को सांद्रण कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इसका जो विधि है वो कौन सा है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यानी कि फेन उत्प्लावन विधि, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी को अंग्रेजी में फोर्थ फ्लोटेशन मेथड भी कहा जाता है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसके बाद देखिए 55 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 2Zn प्लस O2, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र बहुत बार बताए हैं कि C6H12O6। आप लोग अब चीनी का बताइए कि चीनी का जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, अम्ल जल होता है जो आयनित होता है, यानी कि इसमें आयोनाइज्ड वाटर होता है, इसलिए। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि लिथियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने विद्यमान होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको दिमाग लगाने वाला है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी कि लिथियम का परमाणु संख्या हो गया 3। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी देखिए बचा कितना, तो 2 और इसमें बच गया 1, यानी कि जो बाहरी कक्षा होगा, दूसरा कक्षा होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व, जैसे ही शून्य समूह यानी कि जीरो ग्रुप का बात करेगा, तो जीरो ग्रुप में जितने भी अक्रिय गैस हैं, जैसे कौन कौन है, हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब जो है वो जीरो समूह के तत्व हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 61 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड, जैसे ही कैथोड का बात आएगा तो कैथोड पर होता है हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन, ए से एनोड, अ से ऑक्सीजन, जैसे अ से एनोड और अ से ऑक्सीजन। तो इसको याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे एनोड, अ से ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन। चलिए उसके बाद देखिए 62 नंबर, कहता है कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। दोस्तों हमारा शरीर का पीएच मान जो होता है वो 7 से 7.8 के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कहता है कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। अम्ल कौन है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल थोड़ी है, बहुत आसान है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है।
संश्लेषित सूचक कौन है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेथिल ऑरेंज, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 65 नंबर सवाल कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बोनिल अम्ल बनाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉपर पाया है CuFeS2, ये तो ऐसे ही याद है CuFeS2। देखिए कहाँ पे है 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन CuFeS2, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। उसको रख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 67 नंबर सवाल देखिए कहता है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो सोना चांदी ये सब जो धातु है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि यह बहुत कम अभिक्रियाशील है। कहता है कि निम्नांकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कौन कौन सा ऑप्शन है? कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और जंटम मतलब चांदी है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा? जिंक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। कहता है किसी धातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी धातु नहीं यहाँ पर अधातु है। अब देखिए बताते हैं इसका एक ट्रिक। तो देखिए जैसे ही बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 अगर इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यह धातु रहेगा, और 3 के बाद रहेगा जैसे 3 के बाद 4, 5, 6, यानी कि 4, 5, 6, 7, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 4, 5, 6, 7 ये सब जो रहेगा वो अधातु होगा। चलिए उसके बाद देखिए पीतल का निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तभी इसका एक ट्रिक बता देते हैं जो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। पीतल है तो इसको याद रखिए, पिताजी, पिताजी। पी से हो जाएगा पीतल, पीतल हो गया। ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक, यानी कि तांबा बोले तो Cu और प्लस जिंक हो जाएगा तो Zn। पिताजी याद रखिएगा तो हमेशा याद रहेगा कि पीतल है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है, यानी कि कॉपर प्लस Zn। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए 71 नंबर सवाल में, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन समयावयवी है? समयावयवी बताना है कि कौन है। तो मेथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, फिर एथिल अल्कोहल और इथिमिल ईथर। ये देखिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि CH3, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद Cu, इसका IUPAC नाम बताना है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें कार्बन कितना है। तो कार्बन इसमें 2 और एक 3 है, यानी कि 3 यहाँ पे आ गया। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन, यानी कि कार्बन 2 ही है, एक COOH है। उसके बाद देखिए 73 नंबर सवाल। 73 नंबर कहता है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनेगा? Fe2O4 बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कहता है कि एक तत्व का परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इसे तत्व की वर्ग संख्या क्या, सॉरी कहता है कि एक तत्व का परमाणु संख्या कितना है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? तो 74 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 16। परमाणु संख्या जितना है उतना ही वर्ग संख्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 75 का सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनिल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सा धातु होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? तो सबसे कम अभिक्रियाशील इसमें हो जाएगा तांबा। चलिए उसके बाद देखिए 76 नंबर सवाल कहता है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या है? तो देखिए तांबा और जिंक रहेगा तो हो जाएगा पीतल, और तांबा और टीन रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कांसा। क्या बोलेंगे? कांसा। इसको याद रखिएगा, कांसा।
और कांसा को ही क्या बोला जाता है, ब्रोंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रोंज। और इसको अंग्रेजी में BRONZE यानी कि ब्रोंज। ब्रोंज को ही क्या कहा जाता है, कांसा कहा जाता है। तो तांबा और टीन अगर रहेगा तो कांसा, और तांबा और जिंक रहेगा तो पीतल। उसके बाद देखिए कहता है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, यानी कि जिंक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसके बाद आइए 78 नंबर सवाल में देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि अर्जेंटम चांदी। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए उसके बाद आइए 80 नंबर क्वेश्चन में, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं। देखिए धातु में बहुत सारा गुण पाया जाता है, उसमें एक गुण होता है तन्यता। तो तन्यता के कारण अगर जिसका भी तन्यता ज्यादा होगा उसको बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। जैसे सोना, तो सोना का तन्यता है वो बहुत अधिक होता है। अगर 1 ग्राम सोना है तो उसको से शायद 1 या 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक होता है आघात वर्धनीयता। तो इस गुण के कारण क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछ दे, अगर कोई धातु का प्लेट है उसको पीट पीट कर बड़ा सा चदरा बनाना है, यानी कि बड़ा सा चदरा बनाना है, तो उसके लिए कौन सा गुण कार्य करता है, ये तन्यता। तो आप जानते हैं, उष्मीय चालकता जानते हैं, उसको हीट अच्छा होता है, कठोरता जो कठोर होता है। तो ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट है, आघात वर्धनीयता और तन्यता। तन्यता के कारण उसको हम लोग खींच कर लंबा तार बना सकते हैं, और आघात वर्धनीयता के कारण क्या करते हैं, उसको पीट पीट कर एक लंबा चादर बना सकते हैं। तो समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों हम लोग 80 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब इसके आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिए, और बताइए कि 80 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को पहले से पता था। दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम में 80 में सिर्फ 40 क्वेश्चन ही देना है, और आप अपना टारगेट रखिए कि 40 में 40 आपका सही हो, यानी कि बोर्ड एग्जाम में अब की बार कम से कम आपको 480 नंबर से ऊपर लेकर आना है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और देखिए इसका PDF जो है वो PDF हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। मोबाइल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, या फिर वेबसाइट का लिंक नीचे दिए हैं, वहां से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं।